हेलो ऑल, वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ एचपीएस मेंस पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज, जहां पर हम 2018 से लेकर 2020 के जीएस वन के हिस्ट्री एंड कल्चर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज आप लोगों की हेल्प करने के लिए है फॉर द मेंस प्रिपरेशन। काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि सर मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो तो मिल जाते हैं लेकिन उनके सॉल्व आंसर नहीं मिलते हैं। हमें कहीं भी एक मॉडल आंसर नहीं मिलता है जिसको हम देखें और कंपेयर करें कि हमने जो आंसर लिखा है क्या वो सही है, क्या वो बेस्ट है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिस्कस करें 2018 से लेकर 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को, उनके मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करें और कोशिश करें कि आप लोगों की ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि मॉडल आंसर भी परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। हमारी जो अपनी एक डिस्कशन है, हमारी जो आपस में हम लोग टीचर्स जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक मॉडल आंसर लिखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मॉडल आंसर में और चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, बेटर हो सकते हैं मॉडल आंसर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास रहेगा। आप लोग कभी भी हमें सजेशन दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। और दोस्तों, प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो आप लोगों ने नोट पक्का करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर कंपोनेंट की, जो कि जीएस वन का पहला टॉपिक है। और पहले टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमें हर बार पेपर में देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन की डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और दिस इज जीएस पेपर वन, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू 1947, जहाँ पर स्ट्रक्चरल रॉक कट, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्ट की बात होती है। और पहला क्वेश्चन जो 2018 में इस टॉपिक से पूछा गया था वो था कि थ्रो लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट एंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर कीवर्ड में जो है वो आइडेंटिफाई करता जाता हूँ। पहला है इंडियन कल्चर, दूसरा है सेलिएंट फीचर और तीसरा है चीफ एलिमेंट। दोस्तों, यहाँ पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स का, 60 शब्दों का, कि आपको थोड़ी सी बातें बतानी है, लाइट जो है वो थ्रो करनी है। लाइट थ्रो का मतलब ये नहीं कि आप टॉर्च लगा के लाइट थ्रो करोगे। लाइट थ्रो का मतलब ये है कि आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हाईलाइट करना है, उनको सरफेस पे लेकर आना है, ठीक है। और दूसरी बात, किस चीज को आपने हाईलाइट करना है? चीफ एलिमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब यहाँ पर आपके पास ज्यादा शब्द तो है नहीं अपने व्यूज को रखने के लिए, तो टू द पॉइंट आप बात करें ज्यादा बेहतर रहेगा, सीधे पॉइंट पे बात करें ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला काम आपने क्या किया? आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए। आपके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंडियन कल्चर, रिगार्डिंग फीचर्स, वो आप लोग रिकॉल करेंगे। अब दोस्तों, ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, कि जहां पर आपको क्लियरली टॉपिक दिया हो कि व्हाट इज इंडियन कल्चर, व्हाट आर इट्स चीफ एलिमेंट, व्हाट आर इट्स सेलिएंट फीचर। तो यहाँ पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। और ये जो आंसर है ये हर बच्चे के हिसाब से फिर डिफरेंट हो जाएगा। सब्जेक्टिव आंसर है, ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है इसका प्रॉपर कंटेंट कहीं हो, ऐसा आंसर नहीं है। तो दिस इज हाईली सब्जेक्टिव आंसर। तो यहाँ पर आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ वो परफेक्ट है या नहीं है। आपकी सब्जेक्टिविटी के हिसाब से आपका आंसर होगा। अब अगर वो एग्जामिनर से ट्यूनिंग कर रहा है तो बेटर है, अगर ट्यून ऑफ कर रहा है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने अपनी थिंकिंग के हिसाब से यहाँ पर आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? आपको कीवर्ड क्या है, इंडियन कल्चर, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। अब ऐसे कोई डेफिनेशन तो है नहीं भारत के कल्चर की, तो आप ये बोल सकते हैं कि देखो भारत का एक ऐसा कल्चर है जहां पर हमें बहुत सारे मिनी कल्चर देखने को मिलते हैं। हमें नॉर्थ ईस्ट का एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, हमें साउथ का एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा, हमें वेस्ट इंडिया का एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में भीम बेट का और उड़ीसा के टेम्पल्स, ये सबका कल्चर हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इंडियन कल्चर इज अ कंपोजिशन ऑफ मेनी कल्चर, जहां पर हमें डाइवर्स एलिमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब डाइवर्स एलिमेंट की जैसे आपने बात कर दी, तो वहां से आप कहां पे चले जाएंगे? क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पे कि चीफ एलिमेंट्स क्या है। अब देखिए, यहाँ पर चीफ एलिमेंट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो चीफ एलिमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है, विजुअल आर्ट्स होती है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में इस आंसर को प्रेजेंट करिए। जितनी ल्यूसिड लैंग्वेज होगी उतना इजी रहेगा एग्जामिनर के लिए आपको समझना और आपको मार्क्स देना। तो आप बता सकते हैं कि भारत में डिफरेंट टाइप के आर्ट्स हैं, ठीक है। आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, ये सारी भी एक आर्ट फॉर्म है। इसके साथ साथ हमें ट्रेडिशंस भी देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी आर्ट फॉर्म भी देखने को मिलती है जो कि हमारे कस्टम से जुड़ी हुई है, जो कि इनटेंजिबल है। एज सच हमारी हेरिटेज दो तरह की है। एक टेंजिबल हेरिटेज है जो हमें दिखती है, दूसरी है इंटेंजिबल हेरिटेज जो हमें दिखती नहीं है लेकिन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है। तो यही हमारे चीफ एलिमेंट है, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट क्या बनेगा? आपने कल्चर के बारे में बताना है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ माइनर यूनिक कल्चर। बिल्कुल सही बात है। और इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ है बहुत सारे सेवन फॉरेन कल्चर से। पहले हमारे पास एकेमेनिड कल्चर की जो है इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती थी, फिर पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला, ठीक है। अगर हम गांधारा आर्ट की बात करें, अगर हम बात करें मथुरा आर्ट की, अमरावती आर्ट की, उसके बाद अगर हम बात करें मुगल टाइम की, तो हमें अगेन पूरा ईरानियन कल्चर जो पर्शियन कल्चर था वो देखने को मिलता है। देन ब्रिटिश कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो इंडियन कल्चर
इंडिजिनस फीचर के साथ साथ एसिमिलेशन है बाहर वाले पॉइंट्स की भी, ठीक है। आपने सेलिएंट फीचर आपने बताए, चीफ एलिमेंट बता दिए, उसके बाद आप लोग जाएंगे सेलिएंट फीचर पे। अगेन दोस्तों ये पॉइंट सबके लिए वेरी करेगा, सब्जेक्टिव है, आपके पॉइंट्स कुछ और सकते हैं इंडिया के फीचर्स के बारे में, कल्चर के, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम जनरलाइज्ड पॉइंट बताएं। जनरलाइज्ड पॉइंट क्यों बताएं? क्योंकि कल्चर के ऐसा कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, तो जो फीचर आपने कहीं पढ़े हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ ये फीचर मुझे देखने को मिलते हैं, तब वो बताइए। जैसे कि भारत में जो कल्चर है ना, वो कंटिन्यूटी भी रिप्रेजेंट करता है और चेंज भी रिप्रेजेंट करता है। कंटिन्यूटी कैसे? कि अगर मैं बात करूं रिलीजियस कल्चर की, तो रिलीजन हमारा फ्रॉम थर्ड मिलेनियम, मतलब 3000 सालों से पहले भी जो हमारा रिलीजन था उसी की फॉर्म हमें आज भी देखने को मिलती है। अर्ली वैदिक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था वो अभी भी हमें अपने कल्चर में देखने को मिलता है। बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इनका इन्फ्लुएंस भी हमें कंटिन्यूस फॉर्म में अभी देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे पोर्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें अभी भी देखने को मिलती है, तो वो कंटिन्यूटी है। लेकिन कुछ चेंज भी है। जैसे अगर मैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करूं तो वुड का बहुत यूज होता था, लेकिन बाद में स्टोन का बहुत यूज होना शुरू हो गया। मोनोलिथिक स्टोन्स का फिर बाद में जो है मोनोलिथिक के बाद आपके बहुत सारे स्टोन्स को यूज करके टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। तो एक चेंज है, मतलब जहां पर हम बात करें एलिमेंट्स की जिनको यूज करके आर्ट बनाई जा रही है, तो आपके जो इंडियन कल्चर है वहां पर हमें कुछ कंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है और कुछ चेंज भी देखने को मिलता है। तो ये आपकी पहली फीचर हो गई। दूसरी फीचर क्या है कि इंडियन कल्चर से हमें क्लियर मैसेज मिलता है कि पीस हार्मनी का। अगर आप बहुत सारे ऐसे कल्चर देखें, जैसे बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर देखें, जैसे अगर मैं ताजमहल की बात करूं सभी चीजों की, तो आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि वहां पर हार्मनी की बात करी गई है। जब भी कोई आर्किटेक्चर बनाया गया है तो उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत हार्मोनियस बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप मुस्लिम आर्किटेक्चर में चार बाग देखो, वाटर का यूज देखो, तो अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ वेरी साउंड एटमोस्फेयर, जहां पर लोग अगर आए तो वो अच्छा फील करें, जहां पर वो कंटेंट फील ना करें, ठीक है। तीसरा फीचर क्या है कि जनरली हमें अगर इंडियन कल्चर की हम बात करें तो इंडियन कल्चर में हमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। ताजमहल में संगमरमर कहाँ से आया था? राजस्थान से आया था। अगर हम बात करें साधन की बहुत सारे टेम्पल्स की, तो वहां पर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है किसका? जो हमारे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उनका। जैसे अगर मैं वेसरा स्टाइल की बात करूं, कर्नाटक स्टाइल की बात करूं, तो वहां पर हमें द्रविड़न कल्चर प्लस नगरा कल्चर दोनों मिक्स देखने को मिलता है। सिमिलरली बहुत सारे टेम्पल नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे हैं जहां पर हमें द्रविड़न इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो हमारा कल्चर है वो मटेरियलिस्टिक भी है और स्पिरिचुअलिस्टिक भी है। अगर मैं बात करूं मटेरियल एलिमेंट की, तो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वहां पर अगर मैं अर्बन प्लानिंग की बात करूं दैट इज मटेरियलिस्टिक कल्चर। और अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिस्टिक की, तो जितने भी हमें डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलते हैं यक्ष यक्षिणी की इन दी डोर ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, तो वो बेसिकली क्या है, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है। तो हमारा जो कल्चर है यहाँ पर दोनों तरह के एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे। दीज आर दी सेलिएंट फीचर जो मेरे अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ और सेलिएंट फीचर हो सकती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके पास है, आप लोग पक्का देखिएगा और मेंशन करिएगा। और ये फाइल आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ये आपके साथ फाइल शेयर होगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप ये फाइल अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं बेसिकली डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको ऐसा आंसर रीड करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वो काम सही नहीं रहेगा। रीड तो आप खुद भी कर सकते हैं घर पे, मेरा काम है आपको समझाना कि किस तरीके से आंसर को लिखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम दिस सेम टॉपिक, थ्रो लाइट ऑन द सेलिएंट फीचर ऑफ मुगल पेंटिंग। अगेन इस क्वेश्चन को मैं पहले क्वेश्चन की कंपैरिजन में काफी इजी बोलूंगा, क्योंकि अगर आप लोग नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, या फिर आप इग्नू या एनआईओएस के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पर मुगल पेंटिंग की फीचर्स आपको क्लियरली देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को आप और अच्छा कैसे कर सकते हो? इस क्वेश्चन में पहले तो हम कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, अगेन थ्रो लाइट सेलिएंट फीचर ऑफ मुगल पेंटिंग, ठीक है। तो मुगल पेंटिंग के सेलिएंट फीचर बताने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा तब होगा, क्वेश्चन स्पेसिफिक तब होगा जब आप मुगल कुछ रूलर्स के भी स्पेशल पॉइंट्स बता दो कि अकबर ने क्या स्पेशल किया, शाहजहां ने क्या स्पेशल किया, जहांगीर ने क्या स्पेशल किया, तो शायद आपका आंसर ज्यादा बेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ना कि मिनिएचर पेंटिंग्स मुगल्स ने बनवाई, ठीक है, डेकोरेटिव कलर्स का यूज किया, उसके अलावा उन्होंने जो थीम थी उनकी चेंज हो गई। अब कोर्ट की जो थीम थी वो ज्यादा देखने को मिलने लग गई, रिलीजियस थीम्स खत्म होने शुरू हो गई, और जो राजा की लाइफ थी उसको ग्लोरीफाई किया गया। प्लस फोर्स टाइटनिंग टेक्निक हमें देखने को मिलती है, और प्रॉपर स्केलिंग देखने को मिलती है कि जहाँ पर जो आदमी का साइज है वो 1/6 ऑफ द पेंटिंग होना चाहिए। तो ये बातें आप लिखोगे, दीज आर द सैलिएंट फीचर, ये आनी भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको एक या दो लाइन पक्का वो लिखनी है जहां पर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पक्का बताओ, क्योंकि तभी आपकी सैलिएंट फीचर और अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखा है मैंने आपको बताया है पहले तो कि मुगल पेंटिंग्स में बेसिकली था क्या कि पर्शियन एलिमेंट जो था
मेजर पेंटिंग का उसको असिमुलेट किया गया, उसको मिक्स किया गया विद द इंडियन आर्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। उसके साथ साथ बैटल्स, लेजेंडरी स्टोरी, हंटिंग सीन, एनिमल, रॉयल लाइफ, अब ये हमारी मेजर थीम हो गई हमारी पेंटिंग्स की। ठीक है, पहले रिलीजन मेजर थीम थी, अब राजा को जो ग्लोरीफाई करने वाले एक्शन थे उनको हमने मेजर थीम बना लिया। अब सेलेंट फीचर क्या है कि इनका मेन फोकस है ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रूलर पे। सेकंड, पेंटिंग वाज यूनिक ड्यू टू ब्रिलियंट यूज ऑफ कलर। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ लाइन ड्राइंग, टेक्निक ऑफ फोर सेटिंग वाज यूज्ड। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये जो चीजें हैं ये बड़ी होती दिख रही हैं, या फिर इसमें एक प्रॉपर स्केलिंग आपको देखने को मिलेगी। अब अकबर के टाइम पर क्या हुआ दोस्तों, तीन नई चीजें आती हैं, जिनमें दो मेजर चीज मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाई है कि एक तो थ्री डायमेंशनल फिगर बननी शुरू हो गई, और दूसरी बात कि हमें कैलीग्राफी का यूज देखने को मिलने लग गया इन दी पेंटिंग। ये अकबर के टाइम पर, तो आपने लाइन पूरी ऐसी लिख दी। जहांगीर के टाइम पर क्या हुआ कि नेचुरलिस्टिक एलिमेंट्स काफी आने लग गए। अब यहाँ पर अगर आप जहांगीर की पेंटिंग देखो तो डियर हो गया, ठीक है, या फिर लॉइन हो गया, वो पेंटिंग्स बेसिकली क्या है, दे आर नेचुरल पेंटिंग्स। और अगर आप उनका एम्बियंस भी देखो ना, उनका बैकग्राउंड भी देखो, तो भी वो नेचर से काफी रिलेट करता है। प्लस डेकोरेटेड मार्जिन, कि अब जो पेंटिंग की जो बाउंड्रीज हैं वो डेकोरेटेड है। शाहजहां के टाइम पर थोड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था, और शाहजहां ने पेंसिल का जो यूज है उसको पॉपुलर करना शुरू किया, चारकोल का यूज को खत्म किया। प्लस उसके साथ उसने क्या किया कि अब गोल्ड को ज्यादा यूज करिए, सिल्वर को ज्यादा यूज करिए, और थोड़ा सा आर्टिफिशियल एलिमेंट जो है पेंटिंग्स में वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये आपने छठा फीचर लिख दिया। और आपने ये भी मेंशन कर दिया कि उस टाइम पर मेजर पेंटर्स कौन थे, अब्दुल समद, मीर सईद अली, उस्ताद मंसूर, जहांगीर के टाइम पर। तो ये आपका क्वेश्चन अब जर्नल से स्पेसिफिक हो गया। आप जनरल पॉइंट लिखते, अगर आप पहले 4-5 पॉइंट लिखते तो अच्छा रहता, आपको एग्जामिनर 4 में से 1.5 नंबर या 1 नंबर पक्का देता। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा आंसर लिख दोगे जहां पर आपने स्पेसिफिक बातें भी कर दी, जहां पर आपने अकबर का बता दिया, जहां पर आपने जहांगीर का बता दिया, आपने शाहजहां का बता दिया, क्या चेंज वो कर रहे हैं पेंटिंग में, क्या यूनिकनेस वो लेकर आ रहे हैं पेंटिंग में, तो अब आपको 2.5 नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर। और 2.5 नंबर 4 में से बहुत तगड़े नंबर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्रो लाइट ऑन द सेलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। अगेन इस क्वेश्चन को मैं इजी बोलूंगा कंपेयर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि दोस्तों मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है, और इस आंसर में हम करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सीधा लिख सकते थे, देखो मॉडर्न आर्किटेक्चर की ये सेलेंट फीचर है, 1 2 3 4 करके बता देंगे। लेकिन आंसर अच्छा कब होगा, जब आप एग्जाम्पल देंगे, जब आप उनमें भी थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन लेकर आएंगे और यूनिक आंसर जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। यूनिक आंसर कैसे लिखा जाता है, यूनिक आंसर ऐसे लिखा जाता है कि आप हर चीज को कवर कर ले विद इन दी वर्ड लिमिट। तो यहाँ पर अगर एक बच्चा आंसर लिख रहा है जो कि नॉर्मल नॉलेज रखता है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार मॉडर्न टाइम पे हमें केव, स्तूपास ये देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है यार, जिसने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, जिसने बहुत अच्छा रिवाइज कर रखा है, जिसकी कंटेंट पे कमांड है, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार उस टाइम पर ना हमें दो तरह की आर्ट देखने को मिलती है, दो या तीन तरह की आर्ट। एक है प्लेस आर्ट। प्लेस आर्ट का मतलब क्या है कि जो राजा वगैरह जो आर्ट को पॉपुलराइज करते थे वो वाली एक आर्किटेक्चर हो गया। दूसरा आर्किटेक्चर क्या है कि जो लोकल लोग अपनी लाइफ में यूज कर रहे थे। तीसरा आर्किटेक्चर क्या है कि जो रिलीजन से रिलेट करता है। अब वो इन तीनों को एक्सप्लेन करेगा, इन तीनों को एग्जांपल देगा, और अपना आंसर जो है वो बाकी बच्चों से अलग कर लेगा। देखिए सेम कंटेंट होगा, आप लोग भी सेम कंटेंट लिखेंगे, लेकिन आप लोग हेडिंग के हिसाब से नहीं लिखेंगे, आप लोग उनको डिफरेंट दिखाएंगे नहीं एग्जामिनर को, आप उनको इंटरमिक्स करके लिख देंगे। लेकिन आपने करना क्या है, आपने हर एक पॉइंट को इस तरीके से लिखना है कि आपकी यूनिकनेस पता लगे। जैसे पहली बात, मॉडर्न आर्किटेक्चर वाज क्रिएटेड बिटवीन 4th एंड 2nd सेंचुरी बीसी अंडर द मॉडर्न एम्पायर। और अब जो ये मॉडर्न रूलर थे, इन्होंने आर्किटेक्चर वर्क जो बनाए वो पॉलिटिकल भी थे और रिलीजियस भी थे। अब इनका एग्जांपल आता है, जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर थे उनमें पैलेसेस थे, पिलर्स थे, स्तूपास थे। जैसे पैलेसेस में कौन था, कुमराहार प्लेस ऑफ अशोका, बहुत ही पॉपुलर प्लेस था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस भी काफी फेमस था। पिलर्स, पिलर्स को किस तरीके से यूज किया जाता था, पहली बात ये, अगर राजा जीत के आया है तो पिलर पक्का गड़वाएगा। मोनोलिथिक पिलर होते थे लगभग 40 फीट के हाइट के। और इसके अलावा अगर कोई मैसेज देना होता था लोगों को, वो भी पिलर के माध्यम से दिया जाता था। तो यहाँ पर आप जो पॉपुलर पिलर है जैसे सारनाथ पिलर, नौर्य नंदन पिलर, इनके एग्जांपल दे देंगे। देन स्तूपा, आप सांची स्तूपा का एग्जांपल देंगे। स्तूपा क्या है, बेसिकली जहां पर मरे हुए की, खासकर पहले बुद्धा की जो रेलिक्स थे, डेड एशिस थे, उनको रखा गया और उसके आगे क्यूमरस बनाया गया पूरा। ठीक है, तो वो आपने लिख दिया। अब उसके बाद कुछ और आर्किटेक्चर भी थे, जैसे रिलीजियस आर्किटेक्चर, इनमें केव्स हमें देखने को मिलती हैं, चैत्य विहार हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा कुछ बाकी आर्किटेक्चर भी थे, जैसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी, जो कि इस टाइम पर काफी फेमस हुई। तो ये चीजें आपने पक्का मेंशन करनी है, और इस तरीके से आपका आंसर जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। कंटेंट आप दे रहे हो लेकिन तरीके से दे रहे हो, ठीक है, रैंडमली नहीं फेंक रहे कि भाई हम कंटेंट लिख रहे हैं तो आइडेंटिफाई करके हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो ये तरीका नहीं है अच्छा, इसे नंबर नहीं मिलते हैं। अब आपको इस तरीके से आंसर लिखना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा,
क्योंकि संगम लिटरेचर के बारे में हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट होनी चाहिए, और खासकर किसके बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप में से काफी बच्चे अहम, पूरम, ये सब कुछ लिखना शुरू करेंगे। फेमस जो उस टाइम पर कवियत्री थी या फिर कवि थे उनका नाम मेंशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ संगम लिटरेचर के 3 हुए हैं वो मेंशन करना शुरू करेंगे, पांड्य का नाम लिखना शुरू करेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे सिग्निफिकेंस पूछी गई है। तो यहाँ पर 60 शब्दों में अगर आप 40 शब्द सिग्निफिकेंस पे दे दोगे तो आपका आंसर काफी सही हो जाएगा। इनिशियली आपने क्या करना है, संगम लिटरेचर के बारे में बताना है कि संगम लिटरेचर है क्या, ये अगेन दैट इज द कीवर्ड। और उसके बाद हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस। तो हमने सबसे पहले बताया कि संगम लिटरेचर है क्या, कब ये हमें लिटरेचर देखने को मिला है, और फिर हमने हेडिंग दी सिग्निफिकेंस, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाए कि हम आंसर में क्या लिख रहे हैं। दोस्तों अगेन ये हेडिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ऊपर भी आंसर देखेंगे तो मैंने हमेशा एक हेडिंग देने की कोशिश करिए, यहाँ पे एक लाइन देने की कोशिश करिए, लिंकिंग टू दी बॉडी देने की कोशिश करिए, ताकि एग्जामिनर को क्लियर मैसेज जाए कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग करें ना, तो हर पार्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में रेलिवेंस होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, और बॉडी से लिंक करना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन सिंथेसाइज होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर एलिमेंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपने हेडिंग दी, फिर आपने बताया कि देखो जो संगम लिटरेचर है किंगडम्स के बारे में बताता है, चोला, पांड्या, चेरा के बारे में बताता है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस देता है इंडिजिनस लिटरेरी ग्रोथ के बारे में जो साउथ में चली है। हमें जनरली साउथ की ग्रोथ के बारे में पता नहीं लगता है, लेकिन संगम लिटरेचर हमें काफी एलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट तमिल सोसाइटी। उनका रिलीजन क्या था, उनकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में मैसेज देता है। प्लस ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है टू ट्रेस द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द संगम एज। ये क्या है, ये सिग्निफिकेंस है, जहां पर आपने 4 डिफरेंट सिग्निफिकेंस बता दी। तो यही आंसर की रिक्वायरमेंट है, और ऐसा ही आपको आंसर लिखना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन सत्यशोधक समाज। अब दोस्तों ये क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रीलिम्स में ज्योतिबा फुले की कंट्रीब्यूशन में सत्यशोधक समाज पक्का पढ़ते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट पेज क्या है, क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट आप लोगों को लिखना है सत्यशोधक समाज पे। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत ध्यान रखना होता है कि क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, एक क्रिटिकल नोट है कि आपको बताना है उसके बारे में। लेकिन जो उसमें कुछ और ऐसे पॉइंट्स थे जो डिफरेंट भी थे, जो जनरली हमें एक समाज में देखने को नहीं मिलते हैं, वो भी आप मेंशन करोगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे अगर मैं सत्यशोधक समाज की बात करूँ तो आप सबसे पहले बताएंगे किसने बनाया था और किस ऑब्जेक्टिव से बनाया था। तो ये सत्यशोधक समाज किसने बनाया था, ज्योतिबा फुले ने 1873 में। और पर्पस क्या था कि टू गिव एजुकेशन टू द लोअर कास्ट, नेमली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंड मेक देम अवेयर ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया, किसने बनाया था ये बता दिया, आपने इसके बारे में एक दो फीचर और दे दिए। अब क्रिटिकल नोट क्या है कि पहले इनिशियली इस समाज में अपर क्लास जो लोग थे उस टाइम पर, जो अपर क्लास जिनको कहते थे, उनकी मेंबरशिप अलाउड नहीं करी गई थी। ऐसा बोला था कि वो इनके पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे। और बाद में बोला गया कि अगर वो पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो उनको अपने अपर क्लास का जो चोला है वो उतार के आना पड़ेगा, उनको वो सारी वैल्यूज त्यागनी पड़ेंगी जिनको वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज। तो ये इसके क्रिटिकल नोट हो जाएगी। तो सोसाइटी ओनली एडमिट्स इन इट द मेंबर ऑफ शूद्र समाज, और द पीपल ऑफ लोअर अपर कास्ट मेंबर कैन ओनली बिकम मेंबर बाय एनालाइजिंग इट्स एक्शन एंड हैबिट। अगर वो लोगों को नहीं तिरस्कार कर रहे हैं, अगर वो जो उस टाइम कुरीतियां थी उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तभी वो मेंबर बन सकते हैं। अब एक क्रिटिकल नोट हो गया। अब आपने ज्यादा क्रिटिक में नहीं जाना है, क्योंकि सत्यशोधक समाज एक्चुअली हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक मेजर मूवमेंट है। तो यहाँ पर उसी के फीचर आप बाद में और बता दीजिए, अदरवाइज और नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द मेजर पॉइंट। और अगेन क्रिटिकल नोट क्या है कि उन्होंने उपनिषद वैदिक कल्चर को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई जो हमारा समाज है, अगर आप लोगों की वैल्यू करते हो, ह्यूमनिज्म की वैल्यू करते हो, ज्यादा बेटर है, ना कि आप किसी धर्म के हिसाब से चलो जो कि लोगों को आपको प्रताड़ित करने को बोलता है, लोगों को परेशान करने को बोलता है। तो अगेन क्रिटिकल नोट हो गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, who were स्वराजिस्ट, डिस्कस देयर एक्टिविटीज एंड रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगेन देखो मेरा आंसर आप लोगों को लेंथी लगेगा, लेकिन मेरा पर्पस है आप लोगों को कंटेंट देना। और पेपर में इसमें से अगर 50% कंटेंट भी आपको याद रह गया तो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट हो गई। क्वेश्चन क्या है, who were स्वराजिस्ट, डिस्कस देयर एक्टिविटीज एंड रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपसे स्वराजिस्ट पूछ लिया, आपको इंट्रोडक्शन में स्वराजिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि पोस्ट इंडियन नेशनल, पोस्ट नॉन कॉपरेशन एंड प्रो चेंजर और नो चेंजर। स्वराजिस्ट कौन थे, जो कहते थे कि भाई हमें काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए, और काउंसिल में एंट्री करके हम ये शो कर सकते हैं कि कैसे काउंसिल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मूवमेंट को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सी आर दास हो गए, वल्लभ विठल भाई पटेल हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, इनके मेजर मेंबर थे।
अब इनकी एक्टिविटीज आप बताएंगे। अब इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज है, मतलब इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट किया, इन्होंने विठल भाई पटेल को क्या बनाया, उस टाइम पर प्रेसिडेंट बनाया। तो अगेन ये पॉइंट आएंगे, ये एक्टिविटीज आएंगी, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज करना है कि किस तरीके से आप एक्टिविटीज लिखें, क्योंकि आपके पास शब्द बहुत कम है। तो कोशिश करें कि जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आपको लगती हैं वो टॉप पे आए। पहली बार कि इन्होंने अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में की मदद से इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक अमेंडमेंट दी कि भाई हमें संविधान बनाने का मौका दिया जाए। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक लेटर दी, बाद में वो फेल होगी कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने ट्राई किया, तो एक मेजर एक्टिविटी थी कि बाद में संविधान बनाना हमारे लिए एक मेजर एजेंडा रह गया था। दूसरी बात कि इन्होंने गवर्नमेंट को बहुत बार डिफीट किया सेवरल बिल्स पे, प्लस इन्होंने विठल भाई पटेल को स्पीकर बनाया, इन्होंने डिफीट किया पब्लिक सेफ्टी बिल। तो ये चार आपने एक्टिविटीज बता दी। फिर इनका रोल बताना है आप लोगों को। अब रोल क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ चुका था, तो उसको उन्होंने फिल किया, प्लस इन्होंने ये बताया कि जो गवर्नमेंट की मॉनफोर्ड स्कीम्स की हॉलोनेस थी वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी। मतलब मॉनफोर्ड स्कीम जो 1919 का रिफॉर्म आया, उसमें बहुत सारे चीजें दिखाई गई कि देखो बहुत पॉपुलर ये रिफॉर्म है, ये भारत को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन अदरवाइज ये हॉलो था। तो किसने शो किया हमको? हमारी स्वराजित मूवमेंट ने। तो आपने इनके रोल बता दिए। तो दिस इज दी स्टैंडर्ड आंसर कि आपने हर एक हेडिंग को मीट किया। ठीक है, तो दिस इज द डिस्कशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको बताना कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। कंटेंट आपके पास आएगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें पेपर में किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।